रेनेशा आईएएस में। चलिए अंग्रेजों की मैसूर विजय कैसे हुई उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए मैसूर क्षेत्र जो है कर्नाटक में है, मैप में आप देख लेंगे। मैसूर क्षेत्र जो है कर्नाटक में है और जब विजयनगर तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी की लड़ाई में 1565 में हारता है, 4 या 5 मुस्लिम शक्तियां जो थी बहमनी साम्राज्य से टूट करके बनी थी, तो इस पर इतिहासकारों का विवाद है, लेकिन लड़ाई हुई थी, इसमें कोई विवाद नहीं है। और उसमें विजयनगर के पराजय के बाद वहाँ पर जो हिंदू राजवंश आया वह था वाडेयर राजवंश। 1565 से जो वाडेयर राजवंश चला रहा था, 1731 में उसमें प्रॉब्लम्स आने लगते हैं योग्य उत्तराधिकारियों के कारण। तो उस समय जो राजा था चिक्का राजा कृष्णराज, है ना, देवराज और नंदराज उसके मंत्री थे या फैमिली वाले भी हो सकते हैं। तो उन्होंने किंग मेकर की तरह भूमिका निभाई। जो कृष्णराज था वो देवराज और नंदराज के चंगुल में फंसा हुआ था। मराठों के आक्रमण हो रहे थे लेकिन देवराज नंदराज इसे मैनेज करने में सक्षम नहीं था। इधर 1755 में सेनापति बनता है हैदर अली। वह सैनिक के रूप में मैसूर राज्य को ज्वाइन किया था, अपनी योग्यता के कारण इस ऊंचाई पर पहुंचा था। उसने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की और अंततः जब स्थिति काफ़ी खराब हो गई, बार बार हार रहे थे मैसूर के शासक, तो 1761 में अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। महादजी सिंधिया 1772 में उसकी जब तक मृत्यु नहीं होती है तो वो हल्का फुल्का राज्य का विस्तार आसपास में करता है। लेकिन महादजी सिंधिया की मृत्यु होते ही 1772 से 74 के दौरान हैदर अली क्या करता है, बहुत सारे क्षेत्रों को, मैसूर और आसपास के क्षेत्रों को जीत लेता है, चाहे करनूल हो या बेल्लूर हो या फिर मालाबार कोस्ट हो, लगभग सारे क्षेत्रों को जीत लेता है। लेकिन यहाँ पर समस्या था, उस समय 2 और शक्तियाँ थीं, एक निजाम देसी शक्तियाँ, एक निजाम और दूसरा मराठा। जैसे आप मैप में देख लेंगे, निजाम, मराठा, मैसूर। विदेशी शक्तियों में थे अंग्रेज, है ना। तब निजाम और मराठा, अंग्रेज से इसको भी प्रॉब्लम था, हैदर अली को भी, और अंग्रेजों को भी हैदर अली से प्रॉब्लम था। तब ये थोड़ा सा चालाक था। टीपू सुल्तान और हैदर अली की तुलना थोड़ी देर बाद करेंगे। अंग्रेज हैदर अली के उत्थान को देख करके चिंतित हुए। उसने क्या किया, निजाम और मराठा को साथ लेकर के हैदर अली पर अटैक कर दिया। हैदर अली चालाक था, उसने मराठों को धन का लालच दिया, निजाम को प्रदेश का लालच दिया और उन्हें युद्ध से अलग कर दिया और मद्रास को की घेराबंदी कर दिया। जिस तरीके से नॉर्थ में फोर्ट विलियम जो था कोलकाता का, वो उन लोगों का हेडक्वार्टर था, साउथ में मद्रास हेडक्वार्टर था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसी को घेर लिया। और वहाँ पर जो उस समय अंग्रेजी सेनापति था कर्नल जोसेफ स्मिथ, वह बुरी तरह से पराजित हुआ और अपमानजनक संधि करने को बाध्य हुआ। इस संधि में वैसे तो बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन मराठे जब भी अटैक करेंगे मैसूर राज्य पर, अंग्रेजों को हेल्प करने के लिए आगे आना था, है ना। तो ये सब जो थे प्रावधान थे और अच्छी सफलता मिली थी हैदर अली को। लेकिन प्रत्येक 10 साल के एवरेज में जो है 4 मैसूर, अंग्रेज मैसूर युद्ध हुए, है ना। तो फिर से क्या हुआ कि तनाव, तो अंग्रेज तो आप समझ ही रहे हैं कि वो धीरे धीरे कब्जा करने की नीति पर चलते थे, किसी तरह से भड़काते थे ताकि युद्ध हो जाए। तो उन्होंने जब 1771 में, 2 साल बाद ही 1769 में संधि हुआ, 1767 से 1769 ये युद्ध हुआ था। 1769 के 2 साल बाद 1771 में जब मराठे मैसूर पर अटैक करते हैं तो अंग्रेज हेल्प नहीं करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें संधि का दोनों पक्ष ने सम्मान नहीं किया। इसी का परिणाम था कि 1780 में फिर से युद्ध भड़क उठा। 1780 से 84 तक यह युद्ध हुआ। इसे 3 राउंड में याद कीजिएगा। दूसरा एंग्लो मैसूर वार को 3 राउंड में याद कीजिएगा। पहला जो युद्ध हुआ 1780 में, दूसरा हुआ 1781 में और तीसरा हुआ 1782 में। 1780 में कर्नल वैली, 1781 में आयरकुट और 1782 में ब्रेथवेट। पहला वाला जो था 1780 और 1782, वैली और ब्रेथवेट, इसको हैदर अली ने पराजित कर दिया था, आयरकुट से हारा था, है ना। लेकिन जब तीसरा युद्ध होता है ब्रेथवेट के साथ,
हैदर अली को सफलता तो मिली, उसे बुरी तरह से पराजित किया, लेकिन वह इतना घायल हो गया कि 7 दिसंबर 1782 को वह उसकी मृत्यु हो जाती है। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 7 दिसंबर 1782, है ना। उसके बाद टीपू सुल्तान सुल्तान बनता है और टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है, लेकिन अब युद्ध जो है सामान्य रूप से हल्की फुल्की झड़प के रूप में चले और 1784 में अंततः मंगलौर की संधि होती है। अब मंगलौर की संधि में दोनों पक्ष, चाहे अंग्रेज हो या मैसूर हो, एक दूसरे के जीते हुए भागों को लौटा देते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद करना है। मंगलौर की संधि में मद्रास का संधि हुआ, उसमें इसमें मंगलौर का संधि हुआ। तो टीपू सुल्तान कब शासक बना था? 1761 में। डिंडीगुल शस्त्रागार 1755 में। पहला युद्ध कब हुआ? दूसरा युद्ध कब से कब तक हुआ? 1767-69 और 1780 से 1784। और इसका जो 3 चरण था, है ना, किसके किसके साथ लड़ा था? तो वेली हो गया, आयरकुट हो गया, ब्रेथवेट। इसकी मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782। मंगलौर की संधि कब हुई? 1784। एक दूसरे का वापस कर दिया। इतना तक में यही याद रखना है। अब आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान निश्चित रूप से आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति था, जो उसके प्रारंभिक कार्यों से आपको समझ में आता है। इसने सिक्का ढालने की नई तकनीक का विकास किया, पहला कार्य, है ना। दूसरा, नए कैलेंडर को इसने जारी किया, ये दूसरा कार्य था। सेना को यूरोपियन पद्धति से जो है आपका सुसज्जित किया, यूरोपियन पद्धति में प्रशिक्षण दिया। हालांकि यूरोपियन पद्धति में अगर प्रशिक्षण का बात किया जाए तो हैदर अली ने भी दिया था, तो दोनों का योगदान है, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया इस। यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ था, निजाम और मराठे जो थे अंग्रेजों के पक्ष में थे, किस तरीके से अलग किया था। और दूसरा युद्ध में इसने कुछ ऐसा तरीका अपनाया था कि निजाम मराठे शुरुआती दौर में इसके साथ आ गए थे। हालांकि आयरकुट ने अलग किया था फिर। लेकिन यहाँ पर अब टीपू पर हम जब बात करते हैं, तब यह जो देसी शक्तियाँ थीं, एक था त्रावणकोर राज्य था केरल में, कोस्टल रीजन में। दूसरा हो गया निजाम, तीसरा हो गया मराठा। इन लोग से पूरी तरह से इसका दुश्मनी था, कोई भी प्रयास विशेष नहीं करता था। यह एक राजनीतिक अपरिपक्वता को प्रदर्शित करता था, क्योंकि जो देसी राज्य थे उनके साथ खराब रिलेशन, और इसका रिलेशन अच्छा किससे करने का एक कोशिश कर रहा था? तो फ्रांस से, तुर्की से, है ना, ईरान से, और पेगू माने म्यांमार से। कितने दूर दूर थे? एक तो साउथ इंडिया में था, अगर नॉर्थ में रहता तो शायद कुछ बात भी होता कि ईरान और पेगू आसपास होते। तो उतने दूर दूर के राज्यों के साथ अच्छा रिलेशन रखने का कोशिश करता था। फ्रांस से हेल्प लेने का प्रयास करता था, लेकिन वो तो बेचारा खुद हारा हुआ था वांडेवास की लड़ाई में, वो क्या हेल्प करता। लेकिन टीपू का एक बात था कि फ्रांसीसी राजक्रांति से बहुत अधिक प्रभावित था, है ना। इसीलिए श्रीरंगपट्टनम जो उसका राजधानी था, वहाँ पर स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगाया। समझ रहे हैं ना। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ था। और दूसरा, वहाँ एक दल था, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप जानते होंगे, जैकोबियन, है ना। जैकोबियन पार्टी का यह सदस्य भी बना, सम्मानित सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्रांस से अच्छा रिलेशन करने का प्रयास कर रहा था। त्रावणकोर, निजाम, मराठा के साथ कभी इसने अच्छा प्रयास नहीं किया कि कुछ अच्छे रिलेशन हो जाएं। दूसरा, जो पॉलीगर थे, पॉलीगर का अर्थ होता है वंशानुगत जमींदार, जिससे जमीन दे दी गई उसका बेटा पोता सबको मिलता जाएगा, उसी को पॉलीगर साउथ में बोलते थे। उस पर रोक लगा दिया, तो जमींदार लोग भी नाराज, सुल्तान के इन सुधारों से, है ना। चाहे निजाम हो या मराठे हो या अंग्रेज हो, चिंतित हो उठे थे। इसलिए उन्होंने गठबंधन बना लिया और फ्रांसीसियों के साथ टीपू सुल्तान के साठगांठ का आरोप लगाते हुए अटैक कर दिया, है ना। ये अटैक हुआ 1790 में, और उस समय गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, और बहुत ही खतरनाक गवर्नर जनरल माना जाता था विस्तारवाद की दृष्टि से। और जब उसके द्वारा अटैक किया गया तो शुरुआती दौर में टीपू सुल्तान को कुछ सफलता मिली। मिडोज नाम का एक सेनापति था उसके विरुद्ध, लेकिन फिर संभाल नहीं पाया 3 शक्तियों को, और वह पराजित हो गया 1792 में। 2 साल तक युद्ध चला,
और 1792 में ही होता है मार्च महीने में श्रीरंगपट्टनम का संधि, जिसमें आधा राज्य टीपू सुल्तान को वापस करना पड़ा, पहला। दूसरा, 2 पुत्रों को देना पड़ा, मैंने आपका एश्योरेंस के रूप में कि हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, है ना। तो ये दूसरा आपका हो गया। और तीसरा, 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाना के रूप में भी टीपू सुल्तान को देने पड़े। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 के साथ तृतीय एंग्लो मैसूर वार की समाप्ति होती है। अब आता है वेलेस्ली का काल, है ना। और वेलेस्ली आप जानते ही हैं सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। बहुत सारे देशी राज्यों का अस्तित्व उसने सहायक संधि के माध्यम से समाप्त किया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके काल में फिर अटैक हो जाता है टीपू सुल्तान पर, अलग अलग तरह के आरोप लगाकर। और ये था 1799 का काल। टीपू सुल्तान की स्थिति उस समय तक खराब हो चुकी थी और बहुत जल्द ही पराजित हो जाता है और 4 मई 1799 को वह मारा जाता है, ठीक है। और उसके जो रेस्ट फैमिलीज थे उसे वेल्लोर के किला में कैद किया गया। इसको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कब मरा टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, है ना, और टीपू सुल्तान के क्या क्या सुधार थे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद वाडेयर वंश जो शुरू में मैंने चर्चा की थी, उसी के एक जो है किसी व्यक्ति को पकड़ करके राजा बना करके वेलेस्ली ने क्या किया, सहायक संधि लाद दिया। मैसूर के बारे में हम लोग जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो किस तरीके से इसका अस्तित्व रहा, समाप्त हुआ, उस बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। हालांकि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कभी हार नहीं मानी। उसका कहना था, टीपू का कहना था कि हजारों साल अगर आप भेड़ियों की ज़िंदगी जीते हैं उससे अच्छा है एक दिन जो है शेर की ज़िंदगी जी करके विदा हो जाइए इस दुनिया से, ठीक है। देशभक्त की संज्ञा आज भी दी जाती है टीपू सुल्तान को। हालांकि ये सब देशभक्त देश विरोधी वाला कंसेप्ट आपको हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते नहीं रखना है। तो सारे प्रश्नों पर मैंने चर्चा कर दिया, सारे स्थितियों पर चर्चा कर दिया जो एंग्लो मैसूर वार से आपके आ सकते हैं। 4 वार और 3 संधि, है ना, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, लास्ट में तो डेथ ही हो गया, संधि का मैटर ही नहीं है, है ना। तो ये सारा का सारा आपके समझ आ चुका है। आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए, एग्जाम में आराम से यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के मेंबरशिप जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद।